नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री वन विद्यालय आंबाबारी से जयश्री एम पटेल, विषय हिंदी, कक्षा 9। आज हम कक्षा 9 के अंदर जो हिंदी विषय है उसके अंदर हम जो हमारी काव्य है, काव्य का नाम है वीरों का कैसा हो पसंद, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज तक विद्यार्थी मित्रों आपने कविताएं, पाठ सभी के बारे में पढ़ा है। आज की जो काव्य है वीरों का कैसा हो बसंत, यानी कि वीरों के लिए बसंत कैसा हो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस काव्य की रचना किसने की है उनके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर काव्य हो या पाठ हो तो उसकी रचना कोई ना कोई तो करता ही है। तो इस काव्य की रचना जो है एक कवित्री ने की है। कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था और सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ की रहने वाली थी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वो 1904 में हुआ था और उनका जो निधन है 1948 में हुआ था। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है विद्यार्थी मित्रों, उसका जन्म प्रयाग के ठाकुर रामनाथ के घर में हुआ था और कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और उनका जो विवाह था खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के में भाग लेने के लिए अपना जो अध्ययन यानी कि जो अभ्यास है वो अपनी पढ़ाई उसके लिए छोड़ दी। किसके लिए विद्यार्थी मित्रों? तो कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपना अध्ययन छोड़ दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ अपने पति को भी उसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों सन 1947 में सुभद्रा कुमारी चौहान 15 फरवरी जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना हुई थी, उसके अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई वो एक मोटर दुर्घटना के द्वारा हुई थी, जो जबलपुर के पास 15 फरवरी को हुई थी, 1947 में हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवल स्वतंत्रता से नहीं रही वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। यानी कि वो सिर्फ स्वतंत्र सेना ही नहीं रही लेकिन साहित्य के बारे में भी उन्होंने बहुत सारा सृजन किया, बहुत सारा लिखा था। और विद्यार्थी मित्रों, मुकुल व त्रिधारा इसके काव्य संग्रह है। मुकुल त्रिधारा के नाम की जो काव्य संग्रह उनका है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधी सादी चित्र, मुकुल कहानी संग्रह, बिखरे मोती नामक जो पुस्तक पर उन्हें शख्सियत पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा में सरल और सुबोध है। प्रस्तुत काव्य की बात करें तो प्रस्तुत काव्य में वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करते हुए उत्तम काव्य रचना के रूप में पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा की पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात है और वीरों का कैसा हो बसंत कर कवित्री शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। इस काव्य में हमें कवित्री ने जो वीरों के बारे में बताया है, वीरों का बसंत कैसा होता है उसके बारे में हमें बताया। लेकिन सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम और कुछ वीरों के बारे में जानेंगे। क्या आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानते हो? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हो? उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। छत्रपति शिवाजी
शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई तो ऐसे योद्धा है जिनके बारे में आज भी अगर हम बात करते हैं या फिर सुनते हैं तो अपना जो हृदय है वो गदगदित हो उठता है। इतने महान वो वीर थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप है और ऐसे बहुत सारे जो वीर हैं उसके बारे में हम अगर जाने, जितना जाने उतना कम है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज नाम जो राजा है, राजा हो गए हैं, उनका जन्म महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और जीजाबाई उनकी माता थी। तो विद्यार्थी मित्रों, उन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी हम इस काव्य में थोड़ा बहुत जानेंगे। और रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। रानी लक्ष्मीबाई अपनी जो वीरांगना यानी कि उन्होंने जो भी कुछ काम किया है उसके लिए बहुत जानी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको उन सब के बारे में भी आपको इस काव्य के अंदर जानने को मिलेगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के बारे में जानने को मिलेगा, हल्दी घाटी के बारे में जानने को मिलेगा। यानी ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में इस काव्य के द्वारा आपको जानने को मिलेगा। कवित्री बातें करती है कि जो भी आज तक अपना जो पुरानी बातें करे तो उस समय जो भी हमारे यहाँ युद्ध हुआ है उसके कारण जो विपरीत परिस्थितियाँ भी आई हैं। हाँ, योद्धाओं ने अपना काम किया है, लेकिन उसके सिवा भी उसके कारण जो कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आई है उसके बारे में भी कवित्री ने बातें की है। और उसको बताते हुए बोला है कि वीरों को भी शांत बैठना चाहिए। अगर ऐसा युद्ध ना हो, ऐसा कुछ परिस्थिति ना हो तो वीर शांत अच्छे से रह सकते हैं, वो भी अपने घर वालों के साथ रह सकते हैं। उसके बारे में कवित्री ने इस काव्य के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है। तो हम अब इस काव्य के सबसे पहले हम इस काव्य का गान करेंगे। तो सबसे पहले वीरों का कैसा हो बसंत आ रही हिमाचल से पुकार, हे उदित गरजता बार बार प्राची पश्चिम भुनग पर अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, हे उदित गरजता बार बार प्राची पश्चिम भूपनभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आपो जानम, मधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आपो जानम, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीरों वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मरुबाजी पर उधर गान, हे रंग और रण का विधान, मिलने आए आदि अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंक तुझ में क्यों लगी आग, कुरुक्षेत्र अब आग जाग, बतला अपने अनुभव का अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी में शीलाखंड, दुर्ग सिंहगढ़ प्रसन्न, राणा ताना के कर कमंड, दो जगह आज स्मृतियों का ज्वलन, वीरों का हो कैसा बसंत, वीरों का हो कैसा बसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली बरदे वह छंद नहीं, हे कमल बंद छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों
कैसा हो बसंत। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस कविता की जो गान है वो किया। तो अब ये गान होने के बाद विद्यार्थी मित्रों, आप थोड़ा बहुत कुछ तो जानने लगे होंगे कि इस काव्य में कवित्री ने हमें क्या कहने की कोशिश की है। उसके बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ तो जाने ही होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इसके इस काव्य की कवित्री के बारे में हमने जाना कि सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो कहाँ की रहने वाली थी और उन्होंने अपने जीवन के दौरान क्या किया, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने इस काव्य का गान भी किया। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अब जो इस काव्य का मूल उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम अब जानेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम पढ़ते हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। आ रही हिमालय से पुकार, हे उद्दिति गरजता बार बार, प्राचीन पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दीर्घ अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हमें इस काव्य के अंदर कवित्री ये पूछती हुई नजर आ रही है कि वीरों का बसंत कैसा था। बसंत यानी कि वर्षा ऋतु। तो वीरों की जो वर्षा ऋतु होती है वो कैसे होती। हम सभी जानते हैं विद्यार्थी मित्रों कि जब भी बसंत ऋतु आती है, बहुत खुशनुमा जो वातावरण होता है वो बहुत ही खुशनुमा वातावरण हो जाता है और सभी को बसंत ऋतु बहुत पसंद आती है। तो हम सबको तो ये बसंत ऋतु है बहुत पसंद आती है। पर विद्यार्थी मित्रों, आप क्या ये जानते हैं कि जो वीरों की बसंत ऋतु होती है वो कैसी होती है। तो उन लोगों के लिए बसंत ऋतु भी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि उस समय अगर हिमाचल से यानी कि हिमालय से पुकार आ जाए, हिमालय के अंदर हिमालय से क्यों पुकार आएगी विद्यार्थी मित्रों। तो हम ये जानते हैं कि जो लड़ाई होती है, युद्ध होती है, वो कहाँ होती है, तो हिमालय से होती है। तो वहाँ से अगर पुकार आ जाती है तो वीरों को यानी कि सैनिक को वहाँ जाना पड़ता है। और कभी कभी ये भी होता है कि जो उद्दति गरजता बार बार, उद्दति यानी कि क्या, समुद्र भी गरजता है बार बार और समुद्र से भी आवाज़ आती है। आपको पता है जो हमारा नौकादल है वो कहाँ से अपनी लड़ाई लड़ता है, अपने युद्ध कहाँ से लड़ता है, तो समुद्र में रह के लड़ता है। तो उद्दति का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे जो शब्दार्थ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि उद्दति का मतलब होता है कि समुद्र। तो समुद्र से भी युद्ध लड़ा जाता है, तो वहाँ से भी आवाज़ आती है। प्राची का मतलब क्या है, प्राची का मतलब भी हमने लिखा है। तो प्राची यानी कि पूर्व दिशा की ओर से भी आवाज़ आती है, सैनिक को पुकार दिया जाता है। पश्चिम दिशा की ओर से भी सैनिक को आवाज़ आती है। भू यानी कि जमीन, धरती से भी उनको आवाज़ सुनाई देती है। नभ का मतलब क्या होता है, यानी कि आकाश से भी जो हमारा वायु सैन्य है वो आकाश में रहकर अपना युद्ध जो है वो लड़ते हैं, तो वहाँ से भी उनको आवाज़ आती है। सब पूछ रहे हैं दिगंत, सब पूछ रहे, हर कोई पूछ रहा है, दिगंत, हर कोई उन्हें पूछ रहा है वीरों का कैसा हो बसंत। और हर कोई ये पूछ रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत। आगे की जो तो वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, हे उद्दति गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इस पंक्ति में हमने ये जाना कि जो वीर होते हैं उसके लिए बसंत ऋतु भी कुछ भी नहीं होती है,
क्योंकि उस ऋतु में चाहे कितना भी अच्छा वातावरण हो, कितनी अच्छी धरती खिली हुई हो, लेकिन वीरों के लिए तो युद्ध में जाना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और उस समय हिमालय से पुकार आ जाती है, कभी उद्धति से यानी कि समुद्र गरजता हुआ पुकार देता है। प्राची यानी कि पूर्व दिशा, पश्चिम से पूर्व और पश्चिम दिशा से नभ यानी कि धरती से, जमीन से, नभ यानी कि आकाश से, वहाँ से भी सैनिक को यानी कि वीरों को पुकार सुनाई देती है। तो उसके लिए वो अपना वसंत ऋतु को छोड़कर भी वहाँ पहुँच जाता है। अब इस पंक्ति के बारे में हमने ये जाना, हम आगे की पंक्ति अब देखेंगे। तो आगे की पंक्ति है विद्यार्थी मित्रों, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पूछा अनंग, मधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा वसंत, फूली सरसों ने दिया रंग। तो विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं सरसों के बारे में, जानते हैं क्या? अच्छा, सरसों के बारे में कौन नहीं जानता। हम यहाँ गुजराती में उसे राय के नाम से जानते हैं। जो उसका राय आने से पहले उसके पौधे के ऊपर जो पुष्प आता है, पुष्प को वो पीले कलर का होता है, यानी कि येलो, पीला कलर। और ये जो सरसों है ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। वहाँ इस ऋतु में यानी कि बसंत ऋतु में वो सरसों खिलती है और उस समय वहाँ की जो खेतें हैं वो पीली पीली हो जाती है। पूरे सारे खेतों के अंदर सरसों होती है, तो फूलों के कारण सारे के सारे जो धरती होती है वहाँ की वो पीली पीली दिखती है, क्योंकि उनके जो फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो पीले कलर के होते हैं। तो उस सरसों के ऊपर से मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, यानी कि उस फूल के ऊपर से मधु का मतलब क्या होता है? मध, आपने सुना ही होगा, हनी। जो हनी है वो उसकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो लेकर आ पहुँचती है। बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, और वो धरती बधु यानी कि दुल्हन के रूप में सजी होती है धरती। सरसों के फूल के कारण जो धरती है वो सजी होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई दुल्हन है। वसुधा पुलकित अंग, वसुधा यानी कि धरती, वसुधा का मतलब क्या होता है? धरती। तो बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, यानी कि धरती का जो अंग अंग है वो दुल्हन की तरह सजा है और पुलकित हो उठा है। हे वीर वेश में किंतु कंत, लेकिन कंत यानी कि पति है वो कैसा है? तो वीर वेश में है, वीरों का कैसा हो बसंत। और कवित्री फिर ये कहती है कि वीरों का कैसा हो बसंत। हम पहले से यही जानते आ रहे हैं कि वीरों के बारे में ही ये काव्य रचना की गई है, पर हमने देखा कि जो वीर होते हैं उसके लिए अपना जो बलिदान देना ही श्रेष्ठ माना गया है, उसके अलावा उसके लिए और कुछ भी श्रेष्ठ है नहीं। आगे की जो पंक्ति है, भर रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे पर उधर गान, हे रंग और रण का विधान, मिलने आए आदि अनंत, वीरों का कैसा हो बदन, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान। विद्यार्थी मित्रों, कोकिला का मतलब क्या होता है, आप जानते हो क्या? तो कोकिला यानी कि कोयल के बारे में तो सुना है ना आपने। तो जो कोकिला की जो आवाज़ होती है वो श्रेष्ठ आवाज़ मानी जाती है। कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, यानी कि जो कोयल की आवाज़ है बहुत प्यारी होती है, हर किसी को ये आवाज़ पसंद आती है। और उस समय जब बसंत ऋतु होती है उस समय कोयल है, कोकिला है, वो अपनी मधुर आवाज़ से गाना गाती सुनाई देती है। तो भर रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे पर उधर गान। कोयल अपना तान भर रही है, बाजे पर उधर गान। हे रंग और रण का विधान, और हे रंग और रण का विधान, मिलने आई आदि अनंत, वीरों का कैसा बसंत।
और मिलने आए आदि और अनंत। लेकिन इतना खुशनुमा वातावरण है, मिलने आए हैं आदि और अनंत, फिर भी वीरों का कैसा है बसंत, क्योंकि उन्हें तो युद्ध भूमि में जाना है, वहाँ युद्ध करने के लिए जाना है। आगे की जो पंक्ति है, कह दे अनंत अब मौन त्याग, कह दे अनंत अब मौन त्याग, लंके तुझे में क्यों लगी आग। एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वतन। अब आगे कवित्री ये समझाते हुए जो हमारे पूर्वजों ने गलतियाँ की है, यानी कि जो पहले हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण जो हमें यानी कि किसी न किसी को कुछ न कुछ खोना पड़ा, गुमाना पड़ा, उसके बारे में जो हम जाने और उससे कुछ सीख ले, ऐसा कवित्री कहती है। तो कह दे अतीत अब मौन त्याग, अतीत यानी कि पूर्व, पहले की बात, अब अतीत तुम अपना मौन त्याग दो और बताओ कि लंके तुझमें लगी आग, जो लंका के अंदर जो आग लगी थी वो कैसे लगी थी, क्यों लगी थी और उसके कारण उसके परिणाम क्या आए, उसके बारे में बता दे। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपना अनुभव अनंत। और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ये युद्ध का मैदान है विद्यार्थी मित्रों, जहाँ पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध लड़ा गया था, उसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, और जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो वो जो युद्ध का मैदान है जहाँ ये लड़ाई हुई थी, वो युद्ध हुआ था, उस मैदान का नाम है कुरुक्षेत्र। अब जाग जाग, कुरुक्षेत्र को भी कवित्र कहते हैं, कुरुक्षेत्र अब तू जाग, जो अपने साथ जो कुछ भी हुआ है इन लोगों को बताओ और उन्हें कुछ समझ दो। बतला अपना अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो कुरुक्षेत्र तू भी जाग और इस वीरों को बताओ कि जब युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो कैसे हालात पैदा होते हैं, और इन सबको इसके बारे में तू बता, ऐसा कवित्री कहती है। और आगे हम अगली पंक्ति देखेंगे। तो हल्दी घाटी में शिला खंड, ई दुर्ग से गढ़ के प्रचंड, राना ताना कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिला प्रचंड, ई दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राना ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो शायद आप जानते होंगे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और विद्यार्थी मित्रों, उसके बारे में कवित्री ने बताया है। तो और दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, और वहाँ के दो जो पत्थर होते हैं वो वहाँ पे दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। तो उस पत्थर के द्वारा हम जानेंगे कि उस समय वहाँ पे कैसा प्रचंड युद्ध हुआ होगा और कितने लाखों सैनिक वहाँ पे मारे दिए गए थे, और उसके बाद जाकर कुछ जो युद्ध है वो पूर्ण हुआ था। तो कवित्री कहती है ऐसी जो घटनाएं बनती है वो बहुत बुरा असर छोड़ जाती है, तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए वीरों को भी शांति से घर में रहना चाहिए और अपने जो बीवी बच्ची के साथ रहकर अपना समय पसार कर सके। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो अगर युद्ध ना हो तब तो ऐसी शांति हमें स्थापित करनी चाहिए ताकि युद्ध ना हो। इसके बारे में कवित्री कहती है, और कहती है हल्दी घाटी और शिला प्रचंड, क्या हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी हमें कुछ जानकर उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। अब उसके बाद जो कवित्री कहती है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, हे कमल बंदी छछंद नहीं,
फिर हमें बतावे कौन हंत वीरों का कैसा वसन, भूषण अथवा कवि चंद नहीं। जो कवि चंद नाम के महान कवि थे, हिंदी के दो महान कवि, जो चंद्र को हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में माना जाता है। भूषण भी हिंदी के कवि ही रहे हैं, तो उनको भी श्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। तो कवित्री कहती है कि अब ऐसे कवि कहाँ रहे, भूषण और चंद्र, और तीसरे कवि हैं बिजली और स्वच्छंद। ऐसे तीन जो कवि है, ऐसे अब कवि नहीं रहे कि हमें अपना जो वीरता के बारे में हमें बताए, क्योंकि कवित्री कहती है अब हमारे जो हाथ है वो अंग्रेजों ने बांध दिए हैं, हम अपनी कलम से ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ, हमारी कलम जो है बांध दी गई है। हम ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते, जो इन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते। तो इन जो सारी बातें हैं वो हमें अपने जो भूतकाल में जाके उसके बारे में समझना चाहिए। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने बताया, उनके बारे में ये सब हम जान के उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि युद्ध सच में इतना अच्छा नहीं होता है। युद्ध के अलावा भी ऐसा कुछ होता है जो हमें शांति से रहना चाहिए। तो इस काव्य में हम पूरे काव्य के दौरान जो वीरों का कैसा बसंत है उसके बारे में हमने जाना, यानी कि कुछ भी परिस्थिति हो लेकिन वीरों को आराम से घर में रहने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि वीरों के लिए तो हर हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना जरूरी होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इस कार्य में यानी कि वीरों का कैसा हो बसंत उसके बारे में हमने सीखा। और अब आपने ये देखा होगा कि शब्दार्थ है जो पहला उद्धति का मतलब क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? तो उद्धति का मतलब होता है कि समुद्र। दूसरा यहाँ पे है प्राची, प्राची का मतलब होता है कि पूर्व दिशा। तीसरा है नभ, नभ का मतलब होता है कि आकाश, आकाश। और दिग यानी कि दिगंत। मधु, मधु का मतलब होता है कि भौरा। मधु के बारे में आप शायद जानते होंगे, मधु का मतलब ये भी होता है, मध भी होता है, और उससे लेने के लिए जो जाते हैं उसकी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसको भौरा कहते हैं। उसके अलावा वसुधा, वसुधा का मतलब होता है कि पृथ्वी। और कंठ, कंठ का मतलब होता है स्वामी, दूसरा उसका मतलब होता है पति। मरु, मरु यानी कि वो एक भूमि का नाम है। मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी कि जहाँ पे रेत होती है उसे रेगिस्तान कहा जाता है। आपने सुना होगा जैसे कि राजस्थान, कच्छ जैसे जगह पे ये रेगिस्तान है। अतीत, अतीत का मतलब होता है कि भूतकाल, भूतकाल यानी कि जो बीत गया है उसे बोलते हैं कि भूतकाल। उसके अलावा है घमंड, घमंड शब्द का मतलब होता है कि अभिमान। इसके बारे में शायद आप सभी जानते ही होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो वीरों का कैसा बसंत इस काव्य के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा अब आपको इसके जो स्वाध्याय है वो आपको लिखना है विद्यार्थी मित्रों। तो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, सबसे पहले जो एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उसका जो पहला प्रश्न है, बार बार कौन गरजता है, उसका प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं, वसुधा में क्या परिवर्तन आया, कवि कुरुक्षेत्र में क्या कहते हैं, कवि की कलम की क्या विशेषता है। उसके बाद 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें वीरों का कैसा है बसंत, कैसा कौन पूछ रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है, कह दे अतीत अब मौन, कैसा कवि ने
ऐसा कवि ने क्यों कहा। तीसरा प्रश्न है, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवि ने वीरों का बसंत बताया है। अब तीसरा है, वीरों का कैसा बसंत, इस पंक्ति को अपने शब्द में कविता के आधार पर समझाइए। दूसरा प्रश्न है, हल्दी घाटी और शीरगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है। और तीसरा प्रश्न है, हे कलमबंदी स्वच्छंद नहीं, संदर्भ समझाइए। तो ये जो प्रश्न है वो आपको स्वाध्याय में लिखने हैं और आशा करती हूँ कि आप अपना स्वाध्याय पूर्ण करके हमें लिखकर भेज दोगे। नमस्कार।